हेलो डी स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यूर टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ रखा था अपने 12th की क्लास में। तो इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम हमारा जो था वो है आपका क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर बात करें तो कंजप्शंस पैटर्न ऑफ एनर्जी का कंटेंट हमारा निकल कर रहा है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या पैटर्न कैसा है एनर्जी का, तो कहते हैं कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी रेफर्स टू द परसेंटेज यूज ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैसे कैसे यूज करते हैं उस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। वही परसेंटेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंजप्शन पैटर्न को, यानी वो परसेंटेज जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उस परसेंटेज को ही हम क्या करते हैं, कंजप्शन पैटर्न कहते हैं। और इवन ये भी कहता है परसेंटेज यूज्ड इन द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी स्टडीज ओनली व्हेन द डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द सम कॉमन यूनिट्स। कहता है कि इनको हम यानी परसेंटेज यूज ऑफ अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी स्टडीज, केवल तभी स्टडीज करेंगे जब उन एनर्जी को क्या क्या कन्वर्ट किया जाए किसी दूसरे कॉमन यूजेबल वाली जो एनर्जी होती है, जिसे नॉर्मल यूनिट्स में हम कॉमन यूनिट्स में यूज किया। एक जैसे जैसे हमने कोल से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, हमने क्या किया विंड पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, हमने टरबाइन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी, हमने एटॉमिक पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका मतलब कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो कॉमन यूनिट्स हो गया। बात करते हैं आगे। कहता है इन इंडिया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू द कॉमन यूनिट्स इज नोन एज मिलियंस टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अलग अलग सोर्सेज एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे मिलियंस टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। फिर कहता है कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शंस अकाउंट फॉर द 27% ऑफ द टोटल एनर्जी। अगर हम कंजप्शंस की बात करें तो हमारा 20 जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें कॉमर्शियल तौर पे हम क्या करते हैं 74% तक उसका कंजप्शंस करते हैं। सिंस कोल एंड द लिग्नाइट आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी, अगर बात करें तो 74% में जो प्रोडक्टिविटी हमारी कॉमर्शियल पर्पस पे की जा रही है उसमें हमारा कोल और लिग्नाइट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। देन अगर बात करें कंजप्शन ऑफ द ऑयल इज 10% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजप्शन, यानी जो हमारी टोटल एनर्जी कंजप्शन हो रही है उसमें जो ऑयल का कंजप्शन है वो केवल कितना है 10% है। और वही नेचुरल गैस की बात करें तो 7% और बाकी जो है वो केवल नेचुरल गैस 9% और बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो केवल 7% है, जो टोटल हमारी जो जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाता है 26%। 10% हमारा ऑयल से एनर्जी मिलती है, 9% नेचुरल गैसेस के सोर्सेज से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं और 7% हमारी जो अदर सोर्सेज आती है जिसको रिन्यूएबल गैसेस वहां से जनरेट करते हैं। ये हमारा 26% एंड टोटल 74% जो हमारी होती है वो कोल या लिग्नाइट से जनरेट की जाती है। इस तरीके से अगर देखें तो ये डिवीजन हमारा होता है किसका, जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है उस सेगमेंट का। यहाँ अगर बात करें नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, ये तो कॉमर्शियल सोर्सेज हो गए, लेकिन नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करते हैं, कहता है मीट द रेस्ट 26% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शंस। कहता है नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज एनर्जी जो होती है, जो बाकी के 26%, 74% यहां से हमारा हो रहा है, 26% हम कहां से लेके आते हैं नॉन कॉमर्शियल, 74% कहां से कॉमर्शियल एनर्जी से मेंटेन करते हैं अपनी कंजप्शंस को। यानी कॉमर्शियल एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं 74% एनर्जी को जनरेट करते हैं और 26% नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं। यानी इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन imports of the crude and the petroleum products and these depend is likely increase in the futures। तो कहते हैं अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है मेनली क्या है, डिपेंड है किस पे, इंपोर्ट्स पे, जो कि क्रूड ऑयल की बात कर लें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, और ये धीरे धीरे क्या होता है लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे अगर बात करते हैं सेक्टोरियल शेयर्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, किस किस सेक्टर्स में कितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैज मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन एनर्जी कंजप्शंस कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हुआ और हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो इन जगहों पे ज्यादातर नहीं यूज होता है इतना ज्यादा, बाकी इंडस्ट्री में जितना ज्यादा होता है। फिर कहता है इट्स कंजप्शन इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 42% ऑफ द टोटल कंजप्शन ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी। यानी कॉमर्शियल एनर्जी जितनी प्रोड्यूस की जा रही है उसमें
42% एनर्जी जो है वो इंडस्ट्री ही क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। और ये भी कहता है कंपेयर विद द 1% ऑफ द कंजप्शन अब ट्रांसपोर्ट परसेंटेज में क्या 1% ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले लेता है, 18% जो होता है कंजप्शन जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ले लेता है, और 24% जो कंजप्शन है वो हाउस होल्ड सेक्टर से लेना है, घर से जरूरत की जो चीजें थे घरों में जो यूज किया था वो 24% कंजप्शन होता है। एटलीस्ट अगर बात करें कंजप्शन ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी इज अ वेरी लो इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सर कंजप्शन की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एनर्जी कंजप्शन की तो वो बहुत ही कम है, और क्या दिस सजेस्ट दैट डिपेंड ऑफ दिस सेक्टर्स ऑन द मेनली the labor and the use of the hand operated food tools and the implements। तो कहता कि इसमें कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ज्यादातर इस सेक्टर्स में मैनुअल वर्क होता है, और मैनुअल वर्क होने की वजह से क्या होता है लोग डिपेंड होते हैं लेबर्स पे या फिर उन टूल्स पे जो क्या होता है हैंड ऑपरेटेड या फूड ऑपरेटेड होते हैं। फिर ये कहते हैं दिस हैज लेड टू अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करते, हम ज्यादातर क्या करते हैं फिजिकल हमारी प्रेजेंटेशन वहां ज्यादा होती है। फिर कहता है कंसिक्वेंटली द पॉवर्टी प्रिवेल्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मिजरेबली लो। इसकी वजह से क्या है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही, तो हम किस में है पॉवर्टी में बने हुए हैं, और इसके साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या है मेजरेबल है, यानी बड़े संघर्ष के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लो लेवल की लाइफ हमारी है। अगर बात करते हैं यूजेस ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स पॉइंट्स टू हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंट ऑन द मैनुअल लेबर। अगर बात करते हैं लो यूज ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, कहता है कि कम इस्तेमाल होना एग्रीकल्चर में क्या होना कॉमर्शियल एनर्जी का कब इस्तेमाल होना वो क्या किस चीज को डिपेंड करता है, वो बढ़ाता है किसको हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द मैनुअल लेबर, यानी मैनुअल लेबर की जरूरतों को क्या करता है बढ़ाता है। इसी वजह से क्या होता है लो डिग्री ऑफ मैकेनिज्म, इस वजह से क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो मैकेनिज्म की कंडीशन है जो पार्टिसिपेशन वो क्या होती है, एंड दिस हैड लीड टू द लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द प्रिविलेंस ऑफ द पॉवर्टी इन द इंडियन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोडक्टिविटी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या है इंडिया में पॉवर्टी का लेवल भी क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, या फिर पॉवर्टी के लोग ज्यादा हैं। फिर कहता है ओवर अ टाइम समय के बदलने के साथ साथ देयर हैज बीन द फॉल इन परसेंटेज कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स व्हाइल शेयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टेंड्स टू रेज। कहता है कि समय के बदलने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में क्या हुआ जो कॉमर्शियल कंजप्शन ऑफ एनर्जी है वो कम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उसमें वो लगातार बढ़ा। कहता है 1953-54 the transport sectors has the largest consumers of the commercial energy। ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या था ज्यादातर कंज्यूमर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के ही थे, ठीक है नियर अबाउट 44% थे, लेकिन वही 17-18 की बात करें तो ये कहता है कि डिक्लाइन द मेयरली 1%, ठीक है 1% क्या डिक्लाइन सजेस्ट द मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द इंडिया, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि इंडिया बहुत तेजी से क्या हो रहा है बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्या हो रहा है ग्रोथ कर रहा है बढ़ रहे हैं। और भी कहता है एंड अ शिफ्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज टू फैक्ट्री सिस्टम ऑफ अ प्रोडक्शन, और ये भी यार हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं फैक्ट्री सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में ज्यादा कंजप्शन था जबकि नियर अबाउट 28% था, लेकिन अभी क्या है वो बढ़ गया है, अब वो हाउस घरों पे नहीं काम कर रहा, अब लोग फैक्ट्री बना रहे हैं। आगे बढ़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें कि विटल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत मेन हमारा सोर्स है, तो उसमें भी कहता है कि अगर देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन की बात करें 2016 के अकॉर्डिंग तो 82% जो है हमारा थर्मल पावर से हमारा प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही है। वहीं अगर बात करें तो 8% जो है वो न्यूक्लियर हाइड्रो का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रो सिस्टम को यूज करके हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर से आज जो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं वो केवल 2.5% हमारी टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है, और वहीं पे 7% न्यू या रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, न्यू मतलब आज की जो आधुनिक समय की बात करें या फिर सोलर पैनल की बात करें विंड पावर की बात करें, इनके थ्रू जो प्रोडक्टिविटी हमारी होती है वो नियर अबाउट 7% है। ये जैसा कि ग्राफ आपको बताया गया था, ठीक है। कहता है इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज शिफ्टेड द फोकस टू पावर टू जनरेट थ्रू ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्पेशली द सोलर विंड्स एंड हाइड्रो एनर्जीज एज दीज डू नॉट रिले ऑन द फॉसिल्स फ्यूल्स एंड दे आर ऑन द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रिड्यूसिंग द कार्बन emissions
कहता है कि इंडिया अभी पिछले कुछ सालों से तेजी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और काम करने की सिचुएशन, इसका जो फोकस है वो ऐसे एनर्जी को जनरेट करने में है जो रिन्यूएबल हो, जिसका इस्तेमाल हम लगातार कर सकें या फिर नए फॉर्मेशन में। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गई। इसके साथ अगर बात करें तो ये फॉसल्स एनर्जी पे जो हमारा जो क्रूड ऑयल वगैरह होगा वो फॉसल्स एनर्जी होती है या फॉसल्स फ्यूल्स होती है, इसके ऊपर वो बेस नहीं रहना चाहता, वहां से मतलब थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है किसकी तरफ से, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। कहता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से इससे मतलब फॉसल्स फ्यूल्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका कार्बोनिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, कार्बन का ज़्यादा होता है, इवन हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम इन एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं, खासतौर सोलर या विंड या हाइड्रो एनर्जी को, तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है पोल्यूशन को या फिर कार्बन को इंक्रीज करने का वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी उसमें हम कोई कार्बन प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। हाउएवर इंडिया हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो देयरफॉर दीज सोर्सेस फ्रॉम द मेजर शेयर्स ऑफ अ पावर जनरेशन। कहता है इंडिया इस पे काम करते हुए क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये इन सोर्सेस को मेजर सोर्स ऑफ पावर जनरेशन के रूप में इस्तेमाल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ये नए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में आता है। तो कहता है देयर इज, कहता है देयर इज अ बिग डिबेटेबल ऑन द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द न्यूक्लियर। कहता है कि बहुत बड़ा एक डिबेट का कंटेंट हो जाता है कि हम क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किसके थ्रू जनरेट करें, एटॉमिक सोर्सेस के थ्रू जनरेट करें या न्यूक्लियर के थ्रू जनरेट करें। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू जनरेट द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द न्यूक्लियर सोर्सेस व्हाइल अदर ऑब्जेक्ट्स टू दिस। कहता है कि कुछ ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम न्यूक्लियर सोर्सेस का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, जैसे हमारी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसके थ्रू, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। लेकिन वहीं पे कुछ लोग इसके अपोज्ड हैं, इसके अगेंस्ट का बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किया गया, जैसे एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू कहता है क्लियर एनर्जी सोर्सेज, अगर बात करें सॉरी क्लीन एनर्जी सोर्सेज, ये पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी क्यों है, कहता इट डू नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल्स फ्यूल, ये फॉसिल्स फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं होता, जो जमीन के नीचे दबी हुई चीजें होती हैं जिनसे फ्यूल बन रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। देयरफॉर द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी सेंस कार्बन इमोशन, और ये क्या करता है, कार्बन भी जनरेट करने का नहीं काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करता है। फिर द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स मे बी यूज्ड टू डिस्कार्बोनिंग अदर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज अ ट्रांसपोर्टेशन which is a major source of the carbon pollution। अगर बात करें तो ये क्या करता है, डिसकार्बोनिंग करने का काम करता है, यानी कि ये कार्बन के उत्सर्जन को, जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम से कम करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा कार्बन आज के टाइम में अगर कहीं प्रोड्यूस होता है तो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से प्रोड्यूस होता है, तो इनको ये कम करने का काम करता है। रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मतलब अगर देखें तो बहुत ही रिलायबल होती है क्योंकि ये 24 आवर वर्क करता रहता है। कहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रन 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में वो 24 के 24 घंटे काम करते हैं, 7 डेज यानी कि पूरे वीक लगातार, यानी कि 365 डेज पूरे के पूरे टाइम काम करते हैं। कहता है दे ऑपरेट्स फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ टाइम, रिफ्यूल्स एवरी 1.5 और 2 ईयर्स, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है इसमें जो रिक्वायर्ड चीजें होती है उनकी रिफ्यूलिंग की भी टाइमिंग जो होती है वो कम से कम 1 से 2 साल में आती है, 1.5 से 2 साल में। तो मतलब लंबे टाइम तक ये लगातार हमें क्या कर सकता है, एक बार हमने इसको स्टार्ट कर दिया तो लंबे टाइम तक हमको ये एनर्जी देता रह सकता है। फिर कहता है लो कॉस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें पैसे लगाने की बहुत जरूरत है, एक बार हमने स्टेबलाइज कर दिया इसमें लगातार ये रन करता है कि आपको फायदे मिलते रहेंगे। अब डिसएडवांटेज की बात करें, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एक बड़ा रीजन बना रहता है, बहुत डर लगा रहता है कि लोग मानते हैं कि अगर कहीं अनएक्सपेक्टेड कुछ हैपनिंग हो जाती है तो इट इज नॉट सेफ। कहता है कि इट इज सेफ टू से दैट अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन अनमैनेजेबल, क्योंकि ये साफ साफ कहना बहुत इजी है, साफ साफ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है उसको मैनेज नहीं किया सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कई बार आपने अभी देखा था कुछ सुनामी आया था जापान में, तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिसाव होना शुरू हो गया, यानी कि लीकेज हो गई थी। जब लीकेज हो गई थी तो वहां के एरिया को पूरी तरीके से क्या किया, खाली करा दिया गया था, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इसका बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये एक बड़ा बुरा कंडीशन है। फिर कहता है मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज, अच्छा यहाँ से जो निकलने वाले वेस्टेज होते हैं उनका मैनेजमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है यार, यू के लिए उसका मैनेजमेंट लोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते, तो उसको लोग अगर कहीं रख भी देते हैं तो नुकसानदेह होता है। यहाँ पे कहता है न्यूक्लियर प्लांट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ, इसका अपना एक लिमिटेड लाइफ होता है। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैव एन एक्सपीरियशन डेट से एक्सपायरेशन डेट, तो कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक लिमिटेड टाइम होती है, यानी उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, और कहता है ऑन एक्सपायरी दीज हैव टू बी
dismantled or the disposed of the which involves the risk ऑफ द रेडियो एक्टिविटीज। कहता है कि अगर मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तो एक बड़ा रिस्क होता है कि वहां से किसी भी तरीके के लिए रेडियो एक्टिव रेज का जनरेट होना, जो कि एक इंसान के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। फिर कहता है एक्सटर्नल डिपेंडेंस की अगर बात करें तो ज़्यादातर हम इन सब चीज़ों के लिए जो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी माइनिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ये अगर देखें तो डिसएडवांटेज है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।